तमाम नाज़रीन कराम को फ़ज़ल अमीन बेग का सलाम और ईगल्स वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में जो एक सियासी बहरान या पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो चुका है, उस हवाले से जसारत कर रहा हूँ कि कुछ बातें कर लूँ। गर्ची एज़ पर से पाकिस्तान के हम प्रॉपर कोई शहरी नहीं गिलगित बल्तिस्तान वाले, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का एक अदना सा शहरी होने के नाते अपना जो एक वॉइस है वो सामने लाना चाह रहा हूँ और क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं नियर फ्यूचर में और अब तक जो हुआ है उस हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग जो भी सेंसिबल है इस पे गौर कर लेंगे, इसको सुनेंगे कि वाकई में इंसान होने के नाते हमें किन किन चीज़ों का पासदारी करना ज़रूरी है जब हम मुख्तलिफ़ वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं। तो इस ज़मन में गर्चे मोहतरम इमरान खान साहब और उसके काबिना या जितने भी उनके पार्टी वाले हैं वो हुकूमत में मज़ीद नहीं रहे हैं बल्कि मुस्तफ़ी भी हो गए हैं और नई जो हुकूमत सामने आई है पीडीएम के यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, बल्कि मैं इसको अगर यूँ कहूँ बुरा न लगे आप लोगों को तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो अब तक हो रहा है हम ये कहें कि पाकिस्तान डेकोइट्स अलायंस की जो हुकूमत आई है उस हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। जब हम पाकिस्तान के इस मुख्तसर से तारीख़ को अगर हम देखें, मुख्तसर में इसीलिए कह रहा हूँ 1947 से अब तक 70+ इसकी उम्र है। जब हम पीछे जाते हैं, आज के इस मॉडर्न नेशन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ होल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे पास हज़ारों साल पे मबनी सियासी या समाजी हिसाब से जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसको भी हम सामने रख सकते हैं और देख सकते हैं, जिसमें बिलखसूस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं वो भी यहीं पे ही है। चाहे मोहनजोदड़ो का हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन या गंधहारा, इनके हवाले से तो हम पढ़ते आ रहे हैं और उनके मुख्तलिफ जो गवर्नेंस के तरीक़ेकार थे। और थोड़ा सा पीछे और चले या मतलब कंटेम्पररीज़ में भी अगर हम देखें तो जैसे बेबीलोनियन एम्पायर रहा या मेसोपोटामिया का या चाइनीज़ सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो ये कोई नई बात कम से कम हमारे इस रीजन में नई बात नहीं उस हिसाब से। और अगर आज से कोई 2500 साल पीछे हम चले तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो एम्पायर रहा साइरस द ग्रेट या कुरूश कबीर या कुरूश आज़म का, वो भी एक मिसाली हम देख रहे होते हैं जहाँ इस वक्त हम ह्यूमन राइट्स का जो हेडक्वार्टर्स है वहीं पे उनका स्लेब भी देख रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड उन्होंने किया था अपने दौर में 1550 से लेके 550 से लेकर 530 BC की बात है। और जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपना फिर हुकूमत भी चलाया और बाद में उनके जो सक्सेसर्स आए और जिनको फिर टॉपल डाउन उस हिसाब से की गई, जिनको हम यूनानी जनरल अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं, जो कि एक्चुअल वो उस हिसाब से कोई ग्रेट नहीं है, जिन्होंने तबाही मचा के आके यहाँ पे
है ऑक्सस तक पहुंच गए या बियॉन्ड ऑक्सस रिवर। तो ये मैं इसीलिए अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, तारीख़ी हिसाब से कुछ यहाँ पे जसारत कर रहा हूँ कि कुछ बोलूँ। क्या आज का जो पाकिस्तान है, it has been part of the greater Indus Valley civilization. हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे नक़ूश है जहाँ पे 7-8 हज़ार साल पीछे जाके किस तरह से उन्होंने मतलब यानी इन चीज़ों को लिखा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जब मोबिलिटीज़ होती थी उस हिसाब से भी मुख्तलिफ़ लेवल पे बहुत सारे चीज़ों का हमें इंसाइट्स मिल जाता है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो पेट्रोग्लिफ्स है या मतलब रॉक इंस्क्रिप्शंस या ग्राफिटीज़ है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सारी मिसालें हमारे अपने अंदर है, जहाँ हम आज ढूंढ रहे होते हैं, वेस्टर्न ममालिक की तरफ देख भी रहे होते हैं। उस वक़्त क्या वाकई में वो किस लेवल पे थे। तो खूब विदाउट गोइंग मोर इनटू द हिस्ट्री, क्योंकि एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, आर्कियोलॉजी का बहुत ही एक कमज़ोर तालिब इल्म हूँ, आसार बास्तानी का या मतलब जो आर्कियोलॉजी का, फिर इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ओवरऑल डेवलपमेंट और रिसर्च का। तो मैं इसीलिए कुछ कहना चाह रहा हूँ, जो कहते हैं ना आखिर तंग आमद बजाएंग आमद। और साथ साथ जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मैं PhD का कोर्स वर्क कर रहा था, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी वर्ल्ड रिलीजन्स इन कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट। और उस हिसाब से भी काफ़ी कुछ चीज़ों का हमें मुझ जैसे कमज़ोर और नादां आदमी के लिए मौका मिला कि हम कुछ इधर से सीखें और देखें आज के इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और बिलखसूस पाकिस्तान या साउथ एशियन रीजन्स के अंदर। तो लिहाजा जो सूरत हाल हम सामने देख रहे होते हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि ये नया है, 70 साल से ऊपर का अरसा क्या की ज़िंदगी है अब तक, 1947 से अब तक, तो ये तकरीबन 75 साल होने जा रहा है। क्या कुछ हम देख रहे हैं, जिस अंदाज से हम पोर्ट्रेट कर रहे होते हैं दो कौमी नज़रिया, कि जिसको हम अपना एक मतलब यानी फाउंडेशन स्टोन मान रहे होते हैं एक हिसाब से कि हाँ इसकी बुनियाद पे जो है ना पार्टीशन हुई है सब कॉन्टिनेंट का, या मतलब पुराना जो हिंदुस्तान था। तो क्या जब ये बनाया गया, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ हिस्टोरिकली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वाकई में फैक्टर्स थे, क्या इसमें वेस्टर्न पावर्स का अपना वो इंटरेस्ट था, उनके मफादात थे तो इसको बनाया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। मैं उस पर जाऊँगा तो ये क्लिप और ही ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा मकसद आज के इस पॉलिटिकल क्राइसिस को देखना है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल जाके अपनी ही महदूद, नहायत ही महदूद बिसात के मुताबिक। तो जब हम पाकिस्तान के बनने के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम के हवाले से हम देख रहे होते हैं, जिनको कायद आज़म का टाइटल भी मिला, दे दिया गया, और यही कायद आज़म चीफ लीडर थे, उनको जिस अंदाज से फिर कत्ल करवाया गया एक हिसाब से, जो कि कज़िया, तो आप ख़ुद ज़रा सोचिए कि इस मुल्क को बनाने वाले, इसको मारिज़ वजूद में लाने वाले बानी पाकिस्तान के साथ जब ये सूरत हाल होगी, बाकी हमारे जैसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो कमज़ोर है, उनका क्या है कि क्या हैसियत हो सकती है। उसके बाद से अगर हम देखें, बहुत सारे इसी तरह से जो ना
مرڈرز ہو گئے، جیسا کہ خان لیاقت علی خان کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، شہید ملت کا خطاب پھر دے دیا، قائد اعظم بانی پاکستان کو شہید ملت کیوں نہ کہا جائے، اس حساب سے جس انداز سے ان کو جو ہے نا مار ڈالا گیا یا ان کو شہید کیا گیا، اس پہ کتنا کچھ آج تک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس کا انویسٹیگیشن اس حساب سے ہوا. جب ایسے ہستیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہیں، اور اس وقت سے جب ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں، جو فورن پالیسیز ہیں، تو اس وقت تو اسٹالن کا دور تھا نا، if I'm not wrong، فارمر USSR میں. اور پھر جس طرح سے رخ ہو کے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، خیر اس کا اپنا مطلب پھر ایک بیک گراؤنڈ اور پھر ڈیٹیل ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. آ کے جس انداز سے پھر غالباً 1952 کی بات ہے، جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو لینگویج کا ایک پالیٹکس بھی چل رہا ہوتا ہے، اور بنگالی اور اردو ورسز بنگالی، اور اس پہ جس طریقے سے ایسٹ پاکستان جیسے کہا گیا، جو کہ مطلب میرے نزدیک تو خیر ایسٹ پاکستان ایک نہ ایک دن اس نے الگ ہونا تو تھا، جغرافیکلی when they are not together، تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ کب تک اس طرح سے وہ رہتا، یہ illogical سا ڈیوائڈ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. فیکٹرز جو بھی ہو پیچھے، جہاں کشمیر کو چھوڑ کے گلگت بلتستان، خیر وہ تو ان کے ریڈار میں بھی نہیں تھا، جس انداز سے پھر گلگت بلتستان کو ہمارے اپنے ہی لوگوں نے یہیں اس کو آزاد کرایا. اسی لیے تو 1 نومبر ہر سال ہم انڈیپینڈنس ڈے آف گلگت مناتے ہیں نا. دوسرے پروونسز کیوں اس حساب سے نہیں منا رہے؟ تو یہ ہمیں اپنے نظریں کھولنا ہوگا. آج تک ہمیں ڈسپیوٹڈ ایک حساب سے رکھا گیا، ایک حساب سے ہم ہے، اس کو قبول بھی نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ جب میں جعلی نما شہری پاکستان کا کہتا ہوں گلگت بلتستان والوں کو، اسی لیے کہ آئین پاکستان کا حصہ نہیں، پروونشل اسٹیٹس کی بات خان صاحب کے دور میں کم از کم سامنے آ گئی. اور خیر میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، مزید یہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کلپ زیادہ بڑھ جائے گا، پھر نیکسٹ کلپس اور بھی بنا سکتے ہیں اس پہ. لیکن کشمیر گلگت بلتستان کو کاش اس وقت سے یہ دور اندیشی کر کے پاکستان کے ساتھ اگر ملاتے، زیادہ مطلب حرص و حوث میں نہیں جاتے، میرا خیال ہے پریشانی کا شکار اس وقت بھی نہیں ہوتے. اب رہی بات یہاں پہ، جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں 1950s کا وہ دور، کہ جس طرح سے ایک یعنی لیڈرشپ پرائم منسٹرز کا جس انداز سے جو ہے نا بدلتے گئے 1958 میں غالباً جب سے پریزیڈنٹ ایوب اپنا مارشل لا لگا رہے ہوتے ہیں، پھر جس انداز سے وہ رہے مارشل لا کے دور میں، فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب، پھر آگے بڑھ کے جب ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اسی لیے کہتا ہوں ڈیمنکریسی، یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں. ڈیمو تو لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ان کا رول ہو، گریک ورڈ دونوں ہے. تو ڈیموکریسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ ڈیمو کم ہے، یہاں پہ ڈیمن زیادہ ہے. یہاں پہ چڑیلوں کی، کرپٹ لوگوں کی جو نا حکومت ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے معاملات پہ کرپشن بھی ایک بہت بڑا ٹرم ہے، جس کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو بہت ہی اس کا وسیع مطلب وہ انٹرپریٹیشنز بن جاتا ہے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. جب ان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح مرحومہ کے ساتھ کیا ہوا، جب وہ کنٹیسٹ کر رہی تھی الیکشن، تو جس انداز سے اس کو یعنی جیتے شکست کا سامنا کرنا پڑا، فیکٹرز پیچھے آپ کے پاس. یہ ہے احسان
का बदला देना जो पाकिस्तान को बनाने वाले और जो उनके ख़ानदान वाले हैं उनके साथ जो कुछ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो यही कुछ सिविलियंस आ रहे होते दरमियान में, फिर जो है बिलखुसूस जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो मार्शल लॉ आ जाता है। उसी दौरान भुट्टो साहब की हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस अंदाज से था, खैर वो एक हिसाब से बहुत बड़े मतलब यानी लीडर थे, लेकिन एक हिसाब से वो मेरे नज़दीक एक हिसाब से नहीं थे। अगर वो बड़े लीडर होते तो लोगों को मिलाने के हवाले से बात होती, जुदा करने के हवाले से नहीं। जहाँ हम देख रहे होते हैं ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश अलग हो जाता, और वो क्यों, वो भी आपके सामने है। मैं इस पे कुछ इंटरव्यूज़ भी ले चुका हूँ उन लोगों का जो फील्ड पे थे, जो सोल्जर्स थे। उस हिसाब से जो है ना बड़ा मतलब इम्प्रेसिव वो उनका क्या वर्ल्ड व्यू है। चले हम तो ऊपर से बहुत सारी बातें तो कर रहे होते हैं जो हमारी किताबों में मतलब मुख्तलिफ लेवल पे हमें मतलब बताया गया, लेकिन क्या हमने कभी उन लोगों को भी सुना जो उस 71 वॉर में आम लोग थे, सोल्जर्स थे, फोर फ्रंट पे थे। तो उनका क्या कहना है उस हिसाब से कि उन्होंने क्या देखा, आंखों देखा हाल बांग्लादेश में या वहाँ पे इम्प्रिजन जब हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी हो, एक जमहूरी हुकूमत तो थी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और किसका मतलब दरमियान में ये मेडलिंग, क्या ये ज़ियाउल हक का अपना मार्शल लॉ था, क्या अयूब खान साहब का अपना मतलब वो मार्शल लॉ था, या उनके पीछे भी कोई खारिजी हाथ रहा है। फिर उसके बाद आके मुशर्रफ साहब का जो मार्शल लॉ, और जिस तरीके से फिर नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत, जिस अंदाज से उनको फिर डिस्टेबलाइज़ की गई, और पीछे कौन थे। जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे होते हैं, क्या इन इस्टेब्लिशमेंट का अपना क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, चाहे वो मिलिट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो या मतलब सिविलियन, तो क्या इनका अपने इंटरेस्ट भी बाहर कहीं पे है। तब तो मतलब ये कुछ हो रहा है इस यानी खूबसूरत सरजमीन के साथ, बहुत सारे मामलात में मैं कहूँ इस सरजमीन के साथ विद ड्यू अपॉलॉजी एक करप्शन इसी के साथ हो रही होती है, लोगों के साथ तो खुद ब खुद। फिर मुशर्रफ साहब का दौर भी, परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर भी मतलब जब चले जाता है, उस वक़्त ग़ालिबन मैं जर्मनी में था और वहीं से आ रहा था, या आने के बाद कुछ टाइम के बाद जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को टॉपल डाउन किया गया था, तो फिर वो जाके जिस तरीके से फिर हैंड ओवर हो गया पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत, फिर जो ना नवाज शरीफ साहब के फिर खान साहब, इमरान खान साहब का मतलब यानी उनके दौर हुकूमत आ जाती है। तो अब कहने का मकसद यहीं पे ये है कि क्या इसी दौरान जो मिलिट्री डिक्टेटर्स आ गए उनके दौर हुकूमत को भी हम देखें। गर्ची काम बहुत सारे मामलात में इन्होंने डिलीवर किया, लेकिन यहाँ पे बदबख्ती इस मुल्क में पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, चाहे वो मिलिट्री के जो ना इस्टेब्लिशमेंट हो या सिविलियन हो। ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ जो सिविलियन है, तो ये अपना जो मतलब इनका काम खादिम है या द पब्लिक सर्वेंट्स, वो उसको छोड़ के सियासत में आ पड़ जाते हैं। और जो सियासत में ऑलरेडी है तो ये कितना फेयर उस हिसाब से है, इन्होंने तो सियासत को सियासत बनाया है, यानी सियाह ब्लैक के सेंस में बता रहा हूँ, काला। ये सब ऐसे ही है, अपने सियासत को खुद को भी गंदा किया, हमारे इस वतन को भी गंदा किया, लोगों को भी बदनाम, आम लोगों को जिस तरह से फिर एक्सप्लॉइट किया उसके ऊपर, जो आज भी हम देख रहे हैं वही कुछ हो रहा है। तो जहाँ हम
भुट्टो साहब के आइन के देने के बाद 1973 का, उसके बाद से लेके जितना मतलब वो रहा उनके दौर हुकूमत, बेनज़ीर साहिबा, फिर जो है ना नवाज शरीफ साहब, फिर जो है बेनज़ीर साहिबा, फिर जो ना जिस तरीके से उनको मतलब यानी जिस तरीके से उनको जो है ना मतलब यानी उनके साथ बर्ताव की गई, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं आज खान साहब के इस दौर हुकूमत में जो उनके साथ हुआ। सिविलियन ज़्यादा रहा ना, मतलब रिलेटिवली कम कम रहे लेकिन रहा, गर्ची इनसे ज़्यादा पीरियड वाइज अगर हम देखें तो वो मिलिट्री का ज़रूर रह चुका होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या गुल खिलाए यहाँ अब तक। बदकिस्मती हमारी इस मुल्क में पार्टियाँ बहुत ज़्यादा, मेन पार्टीज़ जहाँ हम देख रहे होते थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो तारीख़ है वो तो बहुत पुरानी है उस हिसाब से, जो कि मतलब हम देख ले आज के दौर में तो उसको क्या उस हिसाब से हम उनके काम को देख सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं? नहीं। फिर उसका ताना बाना जहाँ बन रहा होता है वो शायद उस फाउंडिंग जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके साथ मेरा फिर रूहानी रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन आज हम कहाँ इन पार्टियों को देख रहे होते भाई? करप्शन में पीक पे, खुद इनके अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी है, अकरबा परवरी है। तो क्या इसीलिए मतलब ये पार्टियों का वजूद में लाना लाजिम था? जहां मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों का एक लीग या यूनियन की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे तो कुछ और देख रहे होते हैं, नामों के साथ, शख्सियात के साथ जुट गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों का बता के शख्सियात के साथ ये जुट गए। ये दो तो रहे ना सामने, मतलब टाइम पे, बाकी दूसरी पार्टियों का मन नहीं बता। रिलेटिवली अगर हम देखें, अभी फिर जमात इस्लामी की बात हम करें तो मुझे कभी कभी मतलब इन लोगों को बहुत सारे हिसाब से इनकी सरजनिश भी किया जाता है, लेकिन एक हिसाब से मैं जब देख लेता हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ मैंने कराची यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायदा यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है और देख भी रहा, इनके साथ इंट्रोडक्शन भी रही, इनके अंदर तो कम से कम सल्तनत जैसा, जो एक सल्तनत का जो कॉन्सेप्ट या मतलब जो अभी देख रहे हैं मौजूदा दौर के सल्तनत की मैं बात करूँ, वो तो नहीं है पार्टी के अंदर। पीपल्स पार्टी का जो सल्तनत सिंध में बेस्ड, नवाज लीग, ये मुस्लिम लीग नहीं बताना चाहिए आइंदा इनको, नवाज लीग की जो हुकूमत है या सल्तनत है वो आपको देख रहे हैं बेस्ड ज़्यादा यही पंजाब में। इमरान खान साहब ने अब मतलब अपना जो वो बनाया है वो भी आपके सामने है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आप देख रहे होते हैं क्या ये इन दोनों के बरखिलाफ़ तो बहुत बेहतर है पार्टी के अंदर। अब क्या ये है पार्टियां किस मेरिट के बेस की बात कर रहे हो? क्या ये शरीफ फैमिली के अलावा कोई और नहीं है ये मुस्लिम लीग को चलाने वाले? करची दूसरे भी मतलब वो फैक्शंस है इनके, अगर इनके नाम से है तो फिर ये दूसरे इतने मतलब बेवकूफ़ है कि इनके साथ चिपटे हुए हैं। ये शरीफ फैमिली नाम का शरीफ है, यह है बदमाश फैमिली। इनको आइंदा से नवाज बदमाश और शहबाज बदमाश कहना चाहिए। इस मुल्क का कबाड़ा तो इन्होंने किया ना, और अब इनके फैमिली वाले साथ में, अभी ही देख लें, आपके सामने अभी ही देख लें। शहबाज साहब जो है जिस तरीके से उनको लाके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया,
یہ مذہب کا خیز نہیں اور کیا ہے اس ملک کے ساتھ. 22 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے تو ہمیں بھی تو مطلب ہم گلگت بلتستان والے اور میں خود بھی تو انہی میں سے ہوں. کیا ہم اپنے لیے اپنا پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ کرپٹ لوگوں کا جو مطلب ان کو بنا کے ہم سامنے لائیں اور کہیں کہ یہ ہمارے جو ہے نا لیڈرز ہیں سیاسی حساب سے؟ ذرا دیکھ لیجئے کیا کہ کچھ مطلب انہوں نے گل نہیں کھلائے. انہوں نے حمزہ صاحب کو اپنے بیٹے کو جو ہے نا لے جا کے وہاں پہ چیف منسٹرشپ کے لیے، خود چیف منسٹر سے آگے بڑھ کے پی ایم کے لیے، یہی خاندان. یہ دو باپ بیٹے ادھر سے جو ہے نا باپ بیٹی نواز بدماش اور مریم نواز صاحبہ، ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہے ابھی یہ لیگوں کے اندر، نواز لیگ کے اندر. یہ آئندہ مسلم کا لفظ نہ لگا دے تو زیادہ بہتر ہے اس کے اندر. اگر یہ مسلم لیگ ہے تو دوسروں کو بھی موقع دیا جائے، یہ اس فیملی سے ہٹ کے بھی. اس کے علاوہ وہیں پہ جس طریقے سے جو ہے نا پھر آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی کا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد جس طریقے سے کیا وہ ضیاء الحق نے چڑھایا تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی خارجی ہاتھ آپ کے سامنے ہے، یہ سب کچھ عیاں ہیں سب لوگوں کے سامنے. محترمہ بے نظیر صاحبہ سامنے آتی ہے، چلیے بھائی اس میں تو لاجک بھی رہا کہ ہاں اس پارٹی کو اس حساب سے آگے تھوڑا سا انرجائز بھی کرنا تھا، چلانا بھی تھا. تو ان کی تو خیر بات ہی کچھ اور تھی بے نظیر صاحبہ کی، اور ہم ان کے ساتھ کم از کم میچ نہیں کرا سکتے. یہاں پہ جو یہ نواز فیملی کے ساتھ ان کی بات ہی کچھ اور تھی، اور جس بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے لیاقت باغ میں. میں خود ہی اس وقت اس کو بڑا مطلب گہری نظر سے جو نہ دیکھ رہا تھا اس وقت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اب زرداری اور ان کے بیٹے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اب یہ پیپلز پارٹی، there is no more people's party in this country. میں بتا دوں یہ زرداری پارٹی ہے. پاکستان زرداری پارٹی ہونا چاہیے، اس کو PZP rather than PPP، اور اس کو جو ہے پاکستان نواز لیگ ہونا چاہیے rather than کہ پاکستان مسلم لیگ PNL. یہ چلا رہے ہیں نو سندھ. اور یہ فضل الرحمان صاحب کا ذرا دیکھے، فے بنا کے آخر میں جمعیت علماء اسلام فے گروپ. تو ان کے اپنے شخصیات کے ارد گرد جس انداز سے سیاسی پارٹیاں چل رہی ہیں، تو یہ شرم کی بات ہے. ان کو تو شرم آنا چاہیے سب کو. یہ جتنے بھی ہم خود کو بڑا ڈیموکریٹس کر رہے ہیں، they are actually the demons and the democrats. لوگوں کے جو نا خون پیر ہوتے ہیں، اس کے پیاسے ہیں. جو کچھ ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ. میرے جیسے عام اور کمزور لوگوں کے ساتھ ہمیں تو چھوڑے، کیا کچھ ہوا نہیں ہوا. رہی بات اسٹیبلشمنٹ کا، اوور آل چاہے ملٹری کا ہو یا مطلب یہ بیوروکریسی سویلین، ان کے تو آپ کے سامنے ہیں ان کے کرتوت بھی. ان کو کیا حق پہنچتا ہے خود پبلک سرونٹ ہو کے، پبلک کے پیسے پہ یہ پل رہے ہیں، ان کے پینشن سے، اور آ کے ادھر سے یہ جو ہے نا پھر ان میں میڈلنگ کر کے جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں وہ بھی اپنے مطابق یا کسی کا ایجنٹ بن کے تو جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. آج میں بتا دوں، کیا مبارکباد ہی دے دوں شہباز صاحب کو. میں شریف کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں ابھی میں، یہ ان کا سر نیم ضرور ہوگا ان کے والد مرحوم کی مناسبت سے، لیکن یہ بہت بدماش نکلے ہیں اس ملک میں. ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا بدماشی کا، لوٹ مار کا. جس طرح سے ہم زرداری کی بات کر رہے ہیں، زردار کے، یہ لفظ بھی فارسی کا ہی ہے، پرشین ہے. زردار پیسہ والا، زرداری. وہاں پہ
एक लिहाज से देखें तो ये बड़े इंटरेस्टिंग है। जरदार और बुजदार, जिस बुजदार को लाया खान साहब ने अपना चीफ मिनिस्टर, तो उसके अगेंस्ट में जरदार भी खड़े हो गए, दूसरे लोग भी। बुजदार बकरी वाले, मुझे भी फारसी का, अगर मैं फारसी का एक स्टूडेंट भी रहा हूँ, इसीलिए मैं फिर इन चीज़ों को उस हिसाब से देख रहा हूँ। बुज तो कहते हैं ना बकरी को, जैसे बुजदिल, बकरी का दिल या बकरी के बच्चे का। तो ये बुजदार और जरदार, इनका आपस में ज़रा देखें कितना कुछ, मतलब यानी एक्सेप्ट करने में उनको भी तकलीफ़ हो गई, दूसरे लोगों को, बुजदार को। गर्ची रिक्रूटमेंट में ये इनके पार्टी का मतलब वो था, उनका इस्तेहकाक था, उनका राइट था, जो भी करना था। लेकिन मेरा ख़्याल है खान साहब के को मतलब अब भी थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि उन्होंने जो सेलेक्टेबल्स का नाम लेके लोगों को लाया, अपने साथ में लाया, ये आज उसका समर है। काश आप अपने पार्टी के अंदर जवानों को सामने ले आते, अपने जो ना फाइनेंस के मिनिस्ट्री को सही तरीके से सामने ले आते, और भी बहुत सारे मतलब फैक्टर्स और रीज़न से जिनको हम देख सकते हैं कि इसके जिसके इर्द गिर्द हम देखें कि क्या कुछ थे, लेसन ड्रॉ कर सकते हैं खान साहब अपने लिए, अपने पार्टी के लिए। मशीर इनके शायद उस हिसाब से बेहतर नहीं रहे, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान, मैं बता दूं, ये गरीब मुल्क नहीं है, ये बहुत अमीर मुल्क है, कुवैत से भी अमीर है बहुत सारे मामलात में। गरीब है तो यहाँ पे दियानतदार लोगों की कमी की वजह से वो गुर्बत है यहाँ पे। अगर दियानतदार ऑनेस्ट डिफिसिट यहाँ पे नहीं होता तो ये फाइनेंशियल डिफिसिट आराम से हम जो ना इसको कवर अप कर सकते हैं मिरेकुलसली, ऐसे भी नहीं। आप जिस अंदाज से आके फिर ये आ गए, इनके ऊपर जो मतलब जिस तरीके से इल्ज़ामात भी लगे, सेलेक्टेबल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, अब ये जो कह रहे हैं इमरान खान साहब की इम्पोर्टेड है या उनके पार्टी वाले, इन मैनी केसेस यस ऑफ कोर्स ये इम्पोर्टेड है। इनके जितने भी ज़रा देखे करप्शन के इल्ज़ामात तो छोड़े, प्रूफ भी हो गए। फ़र्द जुर्म जिस पे लगना था, जिस दिन बंदे को ला के प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो ये शर्म का मुकाम तो छोड़े, डूब के मरना चाहिए पूरे हमारे कौम को। हमारी जो कौम है यहाँ पे, ये हमारी हालत है। उनको यहाँ फेस नहीं कर सकते। यहाँ पे गरीबों के लिए कानून है, कवानीन जो भी है, रूल्स रेगुलेशंस, वो गरीबों के लिए। ये ऐसे डकैत लोगों के लिए, मैं इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान डेकोइट्स अलायंस के इन्होंने, ये कोई डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं थी या डेमोक्रेटिक अलायंस, इनके हवाले हमने कर दिया। क्या ये सिर्फ इन्हीं का ही है? फ्रेंचाइज के हवाले से हमारे गिलगित बल्तिस्तान तो खैर हम उस हिसाब से, गर्चे हम इसके आइन का हिस्सा नहीं, लेकिन हम सफ़र कर रहे होते हैं। हर टाइम हमने सफ़र किया है, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। तो टैक्सेस की बात कर रहे होते हैं। टैक्सेस मेरे ख्याल है कि जितना हम गिलगित बल्तिस्तान वाले दे रहे हैं मुख्तलिफ मद में, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, दैट इज़ जस्ट बिफोर यू। तो आज क्या 22 करोड़ का रट हमने लगाया है, तो क्या कोई नहीं है इनके दरमियान? हम खारिजी मामलात में जहाँ मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत हो रही है, और बिलखुसूस जहाँ हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कल प्रोफेसर डॉक्टर शिरीन मज़ारी साहिबा ने जो बात की, वो बात नहीं की। वो एक उस्ताद होने के नाते इनको सिखाए कि क्या वाकई में क्या हालत रही है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पाकिस्तान के बनने के बाद से लेकर अब तक। लेकिन मैं ये बता दूं कि उन्होंने तो मोतियां बिखेर दिया। ये जो रियलिटीज़ और फैक्ट्स सामने लाए, कुछ तो हमें शर्म आना चाहिए कि नहीं हम खुद को ज़्यादा सियासी कह रहे होते हैं। आज सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि जिस अंदाज से
PDM ही सिर्फ अलाइंस में नहीं रही बल्कि साथ में और भी इदारे वाले अलाइंस में रहे। मेरे जैसे जो अदना से तालिब इल्म तहकीक के हैं, रिसर्च के हैं, बशर शनासी या एंथ्रोपोलॉजी के, हम भी थोड़ा सा इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। लीगल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही एक कमज़ोर सा तालिब इल्म भी हूँ। तो क्या मेरे जैसे लोग जब इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, चाहे वो जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, तो क्या वाकई में वो जस्टिस बेस्ड था जहाँ हमारे डिस्टिंग्विश्ड जस्टिस साहिबान ने फैसले दी थी। डॉक्टर फारूक नाइक साहब ने जो एक इतराज़ उठाया था, मैं उसमें आई एग्री विद हिम शुरू में कि उन्होंने कहा था कि फुल बेंच हो पूरा। चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पे यही अपना आर्गूमेंट दे दिया कि क्या आपको हम पे एतबार नहीं, तो वो नहीं कह सकता कि नहीं एतबार, उनका नहीं आप पे है लेकिन फुल हो। उन्होंने कहा भाई हम पे एतबार है तो ठीक है, 5 जो रुकनी है। मैं ख़ुद ज़्यादा मतलब यानी ऑप्टिमिस्टिक था कि हमारे जितने भी हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं वो वाकई जस्टिस कर लेंगे। एक आम शहरी होने के नाते गिलगित बल्तिस्तान का पहले मैं भी देख रहा हूँ चीज़ों को जो मेरी अपनी कमज़ोर इल्म के बुनियाद पे बता रहा हूँ, यही सही जजमेंट नहीं आया। जहाँ हम सूरी साहब के हवाले से, कासिम खान सूरी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो है ना जिस अंदाज से उनको सुना नहीं और अपना रूलिंग दे दिया, तो क्या हमारे जस्टिस साहिबान ने वही जो वो था ड्रामा, वो यहीं पे भी हमें नज़र आ रही है वो कि उन्होंने भी मतलब वो जिस चीज़ को उन्होंने बुनियाद बनाया था, क्या वाकई में उन्होंने उस मरासले को या जो लेटर है उसको जिसको उन्होंने बुनियाद बनाया था उसके ऊपर तहकीक की उन्होंने? अगर नहीं की तो क्या ऐसे जजमेंट को हम बेस्ड ऑन जस्टिस कह सकेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। जब मेरे जैसे आम आदमी का ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो वो लोग जो बैरिस्टर से, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो तो खुद ब खुद वो कहेंगे ना। तो क्या कोर्ट में जब फैसला गलत हो उसको गलत कहा जाए या नहीं? अगर हम ना कहें ये भी ज्यादती है। अपने दिल की आवाज़ सामने लाना ज़रूरी है। मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहिबान हैं, कदर करता हूँ उनका, लेकिन इस मामले में मैंने देखा यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये इम्पार्शियल उस हिसाब से मैं नहीं देख सकता इसको। गिलगित बल्तिस्तान के एक शहरी होने के नाते, पाकिस्तान के शहरी हम है नहीं, लीगली एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे ऊपर रूल हो रहा है एज कॉलोनी, वो अपने जगह पे, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस चीज़ को देख लिया जाए और ट्रिकल डाउन जो इफ़ेक्ट गिलगित बल्तिस्तान वाले सफ़र कर रहे होते हैं, ये सेंट्रल साउथ एशिया और चाइना का जो ना एक चौराहा है, और बिलखुसूस जब मैं हुंजा की बात करूँ तो हम ये बहुत ही पिवटल जो ना इसका अपना एक रोल है। लिहाजा बातें और बहुत सारे हैं। मैं ये कहूँ कि जो यहाँ पे जिस अंदाज से शहबाज साहब के हुकूमत को या PDM के मतलब जिस अंदाज से इनको लाया गया, इनको PM या प्राइम मिनिस्टर, इनको तो पोजीशन की हिर्स और हवस है, इनको काम से गरज कम, ये हिर्स और हवस के पीछे रहते हैं। अब कोई फेयर बंदा आ जाए ऑनेस्ट तो उनके पीछे लग जाते हैं। ख़तरात सिर्फ महसूस ही नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ख़तरात में गिर पड़े थे और किस तरह से ख़ुद को निकालना हो, तो उस हिसाब से फिर ये तमाम बातें सामने आ रही थी, ये तमाम अपने किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो लिहाजा मैं यही अर्ज़ करूँ, गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही अदना सा बंदा हूँ,
अपना वॉइस में यहाँ पर रिकॉर्ड पर ला के मैं जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें हैं उन तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है। इमरान खान साहब के हवाले से क्या ये वाकई में ऐसा करप्ट है? इनको कंपैरेटिव देखना जाए तो हर कोई कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कोई वो हिर्स और हवस इन्होंने रखा अपनी पोजीशंस के खातिर? तो वो भी आपके सामने है, दिखा दिया इन्होंने। मैं इनके पार्टी का कोई बंदा भी नहीं हूँ ना, मतलब उस हिसाब से कोई मैंने काम किया है। खुद गर्ची में एक सियासी हिसाब से मेरे बैकग्राउंड देख सकेंगे ख़ानदान के हिसाब से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने ही महदूद इल्म की बुनियाद पे अपना छोटा सा एक तजर्बा सामने लाऊं, न्यूट्रल बन के कोशिश करता हूं कि न्यूट्रल बन। मुझे पता है मैं न्यूट्रल मुमकिन है कि मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि हम आखिर इंसान हैं। हर कोई भी इंसान हो, कामिल नहीं, एक ना एक तरीके से तासुबात में गिर पड़ते हैं, लेकिन लेवल कितना है तासुबात का वो इम्पॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे देख रहे होते हैं ज़्यादा पाकिस्तान में बेचारे जितने भी, मतलब चाहे रूरल सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, सब में इन बेचारों का जो मतलब जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये बड़ा मतलब यानी मज़ा का खेज़ है। गिलगित बल्तिस्तान में जिस अंदाज से कंट्रोल किए जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। और बिलखुसूस जहाँ हम हुंजा और ग़िज़र के कॉन्टेक्स्ट में भी देख ले तो यहाँ पे भी जिस अंदाज से फिर इंटरवेंशन करने की कोशिश की जाती है, मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग, वो भी हमारे सामने हैं। इन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। गिलगित तो हब है, इधर तो आपके सामने है। मुख्तलिफ़ टाइम पे 60s 70s 80s से लेकर अब तक सेक्टेरियन जो वायलेंस कराया जाता है वो भी आपके सामने। लेकिन अब हमारे यूथ सब कॉन्शियस है, इस हवाले से बाशऊर हो चुके हैं। दे कैन अंडरस्टैंड क्या हमारा फ्यूचर कहाँ पे होगा, क्या नहीं होगा। तो लिहाजा ये कुछ मेरे गुजारिशात थे। आखिर में मैं ये बता दूँ, इस पे मैं एंड करना चाहूँगा कि ये जो हमारी छोटी सी दुनिया है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ, पूरे कायनात के तनाजुर में देख लिया जाए, एक डॉट भी नहीं है, एक नुक्ते की मानंद भी नहीं है, उस नुक्ते जैसा भी नहीं है। तो हम जब यहाँ पे मुल्कों की बात करते हैं, स्टेट्स के, तो मोर और लेस 200 जितने भी मतलब स्टेट्स हैं, तो जब यहाँ पे हम कहते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में कि ये ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो ग्लोबल विलेज अगर बना है तो विलेजेस के अंदर मुख्तलिफ घराने होते हैं। इस दुनिया में अगर ये प्लैनेट अर्थ जो है ये एक गांव हुआ है, गांव की मानंद है, तो ये जितने भी मॉडर्न नेशन स्टेट्स है, दे आर जस्ट लाइक देम द हाउस होल्ड्स। और क्या ये किसी को हक़ पहुंचता है कि अगर मेरे घर पे मामलात को आके उसमें कोई मुदाखलत दे दे तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? मैं गरीब ही रहूं, उसी में नाम पैदा करना ज़रूरी है, बजाय कि कोई मतलब अमीर जो है ना आके मेरे घर पे मुदाखलत करे और मुझे डिक्टेट करने की कोशिश करे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। अगर ये माइक्रो लेवल पे यही है तो क्या कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के अंदर इस तरह से मुदाखलत करे किसी भी हवाले से, तो क्या ये बर्दाश्त की जा सकती है? नहीं। खारजा पॉलिसी की बात हो, कोई और हो, ये पाकिस्तान का अपना मामला है। और इस तरह से डिक्टेशन पे मुख्तलिफ साजिशों का शिकार बनने नहीं देना चाहिए और नहीं देंगे। यूथ को मैं सलाम पेश करता हूँ, कल जो इन्होंने अपना मतलब यानी प्रूफ दे दिया, यू नीड टू ओपन योर आइज़ फर्दर। इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, मैं मानता हूँ कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने दौर में कुछ नहीं किया। ये आप लोगों ने क्या किया? ये इनको बर्दाश्त नहीं कर सके 4.25 साल के अरसे के दरमियान जो इनको मतलब टपल डाउन करने की कोशिश की। यही ना धोधार खंजर, इसीलिए फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन साथ जिस तरह से खड़े हैं यूथ,
میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ساتھ میں جتنے بھی ان کے مطلب یعنی آنیسٹ جو ورکرز اور آنیسٹ جو لیڈرز ان کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت ہی ایک بڑی مثال ہے، اور بالخصوص میں اگر نام نہیں لے لوں یہ ظلم ہوگا۔ اپنا عوامی مسلم لیگ کا شیخ رشید صاحب کا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، میں پنڈی میں اسلام آباد میں کافی رہا ہوں، وہ ہم دیکھ بھی رہتے ہیں، اور جس انداز سے جس عزم کے ساتھ وہ سامنے آ رہے تھے، جرأت مندی کے ساتھ، گرچہ ان کے پارٹی کا نہیں لیکن ایز ہیومن جو اپنا آواز اٹھا رہے ہوتے ایک الائنس میں، تو میرا خیال ہے دیٹ از آلسو اپریشیبل۔ ہیومن رائٹس کا یہ ایشو بنا ہوا ہے، لہٰذا اوور آل یہ ہیومن رائٹس کا ایشو بھی ہے پاکستان کے اندر۔ میڈلنگ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ملک کرے تو نہ پاکستان کو حق پہنچتا ہے وہ کسی کے دوسرے ملکوں میں جو نا وہ میڈلنگ کرے، نہ کسی اور ملکوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح سے جو نا بیجا دخالت کرے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کرائسس کو بہت ہی اچھے انداز سے نکالنے میں یوتھ بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور مزید کوئی اشتعال انگیزی میں نہیں لے آئیں گے لوگوں کو۔ دونوں طرف سے جو غاصب حکومت آ گئی ہے اب، نہ ان کے طرف سے اور نہ عمران خان صاحب کی جانب سے یا ان کے الائنس کی طرف سے، ہر صورت میں ودن 90 days یہ الیکشن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دودھ کے دودھ پانی کے پانی ہو جائے گا، اور اس میں بھی یہی کہ میں فائنل یہی بتانا چاہوں گا کہ جب خود کو مسلمان اور اس ملک کا نام اسلامک ریپبلک رکھنے کے بعد یہ سب کرپشن یہیں پہ، تو کیا اسلام کرپشن کا نام ہے؟ اور انفارچونیٹلی یہ کیوں اس کا نام اسلام کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ یہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے، اور یہی اسلامک ریپبلک بنا کے تمام گند بلا وہ گند لیڈرشپ یہیں پہ ہے۔ اور کیا ہم امیج دے رہے ہیں آؤٹ آف اسلامک ورلڈ؟ یہی کرپشن، یہ کرپٹ لیڈرز سامنے لا کے ہم نے اس کے نام ان کو کر دیا ہے کہ یہی ہمارا جو نا ایک امیج ہے۔ مجھے امید ہے کہ 90 days کے اندر یہ سامنے آئیں گے، جو بھی ہوگا بہتر انداز سے، پروڈکٹیولی، آنیسٹی بیسڈ لوگوں کو لائیں گے، جھوٹے لوگوں کو نہیں لائیں گے، چور ڈکیت لوگوں کو نہیں لائیں گے، منافق لوگوں کو نہیں لائیں گے، جو کھڑے ہیں، جو ڈپلومیٹک روش جانتے ہیں، جو واقعی میں پالیٹکس جانتے ہیں، ان کو لائیں گے۔ یہ نہیں اس ملک کی مطلب ایک بہت لحاظ سے میں بتاؤں تو بدقسمتی ہے کہ سیاست، جھوٹ، چور، ڈکیت، بدماش، ایسے لوگوں کو مطلب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست کے لیے فٹ ہے۔ ارے خدا کا خوف کرے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلام کے نام پہ بنا کے کہاں پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ کہاں پہ؟ کیا وہ اس طرح سے کرپشن کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ آج انہی کے نام سے پارٹیاں بنائی جاتی، اسلام کے نام سے ملک، اسلام کے نام سے پارٹیاں، اور یہ سب گند بلا چیزیں یہیں پہ ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ایک عذاب الہی ہے، یہ اس سے نہیں بچیں گے یہ لوگ۔ تو مجھے امید ہے کہ فیئر اور آنیسٹ لوگوں کو بہت جلد الیکشن میں سامنے لے آئیں گے، اور خان صاحب کی سرکردگی میں جس انداز سے وہ مطلب چلانا چاہ رہے تھے، تھوڑے دیر اور یہ درست ہو یہ کووڈ کا جو مطلب ایک وبا آیا درمیان میں، تو مجھے یہ بتا دے کہ اسی دوران بھی مطلب کس طرح سے اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنا مطلب پرفارمنس کس طرح سے دکھایا۔ دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں اگر دیکھیں کتنے لوگ مر گئے، اور یہ اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں، جہاں ہم انفلیشن ریٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بہت گر گیا، ڈالر کی قیمت اتنی جو نا مطلب یعنی اوپر گئی، پاکستانی روپے گر پڑے، تو یہ بھی تو کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو نہیں، یہ بھی انسانوں کے ہاتھ میں ہی، اور یہ آرٹیفیشل کس طرح سے اس کو کنٹرول کی جاتی ہے وہ بھی تو لوگوں کے سامنے ہی ہے نا۔ تو خیر، میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، میں نے زیادہ آپ لوگوں کا وقت لے لیا، اس پہ میں معذرت چاہوں گا، لیکن امید ہے کہ ضرور کرپٹ لوگوں کو بے نقاب مزید کر لیں گے، اور یہ جو فرد جرم جن پہ لگنا تھا
जो जहर फैला रहे होते हैं, चाहे वो जरदारी हो या जरदारी हो या ये नवाज ग्रुप हो। खुदारा आप लोग होश में आए, ये इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ न धकेले। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक नहायत ही कमज़ोर इंसान होने के नाते यहाँ पर फिर इनकलाब आ सकता है बहुत जल्दी से, और आना भी चाहिए। जहाँ जुल्म की इंतहा हो, ज़्यादती की इंतहा हो, करप्शन की इंतहा हो, तो ऐसे टाइम पे फिर इनकलाब की दूर नहीं, वो फिर आ ही जाता है। तो आप सबका मैं ममनू हूँ। आखिर में आपका भी शुक्रिया मुझे रहमान ये वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।